मॉर्निंग एवरीवन। तो जल्दी सबको लाइव आइए, ठीक है, क्योंकि आज का जो सेशन हम लोग लेने वाले हैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस का सीरीज होगा, क्योंकि नॉर्मली हीट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस लेने की, क्योंकि आप प्रीवियस 3 से 4 साल का ट्रेंड देख लीजिए तो उसमें से जो अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने जानबूझ के जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वो खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप मैं जेईई एडवांस के पहले से ही 1 मिनट, अब आवाज ठीक है? अब आवाज ठीक है? थोड़ा सा बताइएगा। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। आवाज सही आ रही होगी? अब आवाज सही आ रही है? ओके, अब आवाज सही है? चलिए ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जेईई एडवांस का जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो कैलोरीमेट्री से हो जाए, चाहे वो हीट ट्रांसफर से हो जाए, चाहे रेडिएशन से हो जाए, आप उनको ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। जहाँ दिक्कत आए आप पूछ सकते हो, अगर मैं फ्री रहा तो जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको वॉइस मैसेज के रूप में आपको आंसर बता सकूं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस के बारे में आपको बोला था, तो सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। और अच्छा क्वेश्चन है, याद होगा आप लोगों को, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बोला था कि आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। एक बार फिर से एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बताइए आप लोगों को, आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? तो एक बार मैंने आप लोगों को बोला था कि इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो कितने लोग हैं जो कि इस क्वेश्चन को ट्राई कर चुके हो? याद कीजिए, रेडिएशन का ये क्वेश्चन था, ठीक है, रेडिएशन का ये क्वेश्चन था। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। जिसमें क्या बोला है एक बार मैं बता देता हूँ कि एक मेटल सिलेंडर है जिसका मास 5.5 kg है। इसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जा रहा है 12 वाट के हीटर के द्वारा, और एक रूम में रखा हुआ है ये सारा सेटअप। 15 रूम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। सिलेंडर का जो टेम्परेचर है ये वो यूनिफॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस तक राइज होता है 5 मिनट में, और फाइनली जो होता है फिर धीरे धीरे करके वो कांस्टेंट हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस में जाके। आपको एज्यूम करना है, assume that the rate of heat loss is proportional to the excess temperature over surrounding। मतलब वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड है, ये आपको एज्यूम करके चलना है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें होगा, इसका जो आंसर आएगा वो, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए और बी पार्ट सही है, मतलब ए और बी पार्ट सही है। ऑब्वियस सी बात है, नन ऑफ दीज तो कोई ऑप्शंस अगर कोई मैच ना करे तभी होता है। तो सी डी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए और बी सही हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था अगर वो आप लोगों को समझ में आया है तो फिर ये क्वेश्चन ज्यादा आप लोगों को दिक्कत वैसे नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देखते हैं क्या बोला है। कि देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये 15 डिग्री सेल्सियस के एक रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, और एक 12 वाट का हीटर के थ्रू इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर है ये यूनिफॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा इन 5 मिनट, ये आपको बोल रखा है। अच्छा एक बात बताइए, और फिर ये बोला है कि धीरे धीरे फिर इसका टेम्परेचर बढ़ के 45 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। इसका क्या सेंस बनता है, एक बात बताइए। इसका मतलब ये है कि ये तो यही वाला केस हो गया कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, उसको आप हीटर से कनेक्ट करवाए, पहले वो रूम टेम्परेचर पे था, फिर वो हीट होते होते 45 पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। मतलब क्या है कि जितना भी वो नेट लॉस कर रहा होगा इस टाइम पे 45 डिग्री टेम्परेचर जब इस ऑब्जेक्ट का चला गया होगा, इस समय जो वो नेट लॉस कर रहा होगा थ्रू रेडिएशन। नेट लॉस का क्या मतलब होगा?
रेडिएशंस के थ्रू कुछ वो इमिट कर रहा होगा, यानी इमिशन कर रहा होगा, और साथ साथ कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। तो ये नेट लॉस हो गया, इमिशन माइनस एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस के थ्रू, जिसको हम लोग याद कीजिए न्यूटन्स लॉ में क्या बोलते थे, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से dq बाई dt नेट लॉस को हम लोग लिखते थे कि k t बॉडी माइनस t सराउंडिंग, इस तरीके से लिखते थे। तो वो जो नेट लॉस हो रहा होगा वो आपका 12 जो हीटर जो एनर्जी दे रहा होगा उसके बराबर हो रहा होगा। तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, dq बाई dt एट 45 डिग्री सेल्सियस, dq बाई dt नेट लॉस एट 45 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 12 वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। तो अच्छा ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, याद कीजिए इसका ये हो गया आपका k डैश, यानी दिस इज k इनटू k डैश इनटू टेम्परेचर कितना है इस समय बॉडी का 45 है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 15 है भैया, 12 से डिवाइड, ये हो गया 12। तो यहाँ से आपका k डैश की वैल्यू आ जाएगी, k डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका k डैश की वैल्यू आ गया। अच्छा आई थिंक k डैश की वैल्यू कितनी आएगी बताइए थोड़ा सा, k डैश की वैल्यू आ जाएगी, k डैश की वैल्यू कितनी आएगी, आई थिंक k डैश की वैल्यू आ जाएगी 2/5, यानी ये हो गया आपका, ये देख लो ना 30 हो गया, तो ये k डैश की वैल्यू आ जाएगी 2/5, तो ये 12/30, 6 दूना 12, 5 30, हाँ ठीक है, k डैश की वैल्यू 2/5। अच्छा मुझे k डैश की वैल्यू पता चल चुकी है। अब एक बात बताना, थोड़ा सा सोच के, इसको लॉजिकली सोच के बताना कि एक हीटर है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम 12 वॉट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, 12 वॉट का एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद याद कीजिए कि ये जो इस बॉडी का जो टेम्परेचर, सपोज दैट इसका टेम्परेचर T मान लेते हैं, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग याद करो कि हम लोग dq बाई dt नेट, अगर किसी देखो 45 डिग्री सेल्सियस पे इस बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है कि 45 से पहले नेट ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो मैं लिख सकता हूं dq बाई dt नेट एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू 12 माइनस, याद कीजिए मैंने ये लास्ट लेक्चर में आप रेडिएशंस के लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, 12 माइनस मतलब जितना हमने हीटर के थ्रू इसको एनर्जी दिया, माइनस ऑफ उस टेम्परेचर पे, माइनस ऑफ k डैश इनटू, याद कीजिए क्या लिखेंगे हम लोग, t बॉडी माइनस t सराउंडिंग, दिस इज 50, याद होगा आप लोगों को। अच्छा नेट एब्जॉर्प्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ms dt बाई dt। अच्छा यहाँ पे dt बाई dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट, समझ रहे हैं मेरी बात को, इज इक्वल्स टू 12 माइनस k डैश की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल सका 2/5, दिस इज t माइनस 15। अच्छा मास आपको दे रखा है क्या, मास आपको हाफ kg दे रखा है, मास आपको देखा, पूछा आपसे क्या स्पेसिफिक हीट। अब आपका मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात को। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए आप टेम्परेचर को एक साइड ले आइए, इसको सॉल्व कर लीजिए, सुनिएगा मेरी बात को, इसको सॉल्व कर लीजिए और इस सारी क्वांटिटी को टेम्परेचर के नीचे ले आइए। मास तो आपको हाफ दे रखा है और टेम्परेचर टाइम को उस तरफ लेके चले जाइए। अच्छा टाइम कितना दे रखा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप लिखिएगा dt बाई जो भी मसाला है इज इक्वल्स टू dt, कैपिटल T है यहाँ पे, कैपिटल T इज इक्वल्स टू dt। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दे रखा है कि टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होने में 0 से लेके कितना टाइम लगाया है, टाइम कितना लगाया भैया, टाइम लगाया आपको 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब सेकंड में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि भैया तुमने जो एनर्जी ले रखा है ना वो 12 वॉट में ले रखा, वॉट होता है आपका जूल पर सेकंड, यानी ऑलरेडी आपका जो टाइम है वो सेकंड में ले रखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 0 से लेके 5 मिनट हो गया 300 सेकंड, 0 से लेके 300 सेकंड तक के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और टेम्परेचर को कीजिएगा 15 से लेके 25, क्योंकि ये आपको दे रखा है ना कि 15 से 25 तक टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो 5 मिनट लगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ से भन्नाट तरीके से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ जाएगी और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो यही आएगी जो आपका ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। अच्छा आपको बोल रखा है फिर रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ द सिलेंडर टू द सराउंडिंग एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 6 वॉट। ये तो निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालना बहुत आसान है भैया, निकालना इसलिए आसान है क्योंकि तुम्हें अगर याद होगा, अच्छा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये वाला समझ में आई कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले ये बताओ भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। ये जो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इस तरीके से याद करो, मैंने लिखाया भी था कि dq बाई dt इज इक्वल्स टू
P माइनस ऑफ dq बाई dt, इसको हम लोगों ने लिखा था रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माइनस ऑफ नेट इमिशन रेट। ये हम लोगों ने याद करो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, यही चीज का हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा जो कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब आपसे पूछा 30 डिग्री सेल्सियस पे बताइए, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे कुछ कोई दिक्कत थोड़ा है जो dq बाई dt। अब आपको निकालना है dq बाई dt एट 30 डिग्री सेल्सियस, एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप डायरेक्टली लिखिएगा k डेज इंटू 30 माइनस 15। अच्छा, k डेज की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2/5 है भैया, देख लीजिए तो आपको 6 आंसर आ जाएगा। मतलब बी वाला भी ऑप्शन सही है, मतलब ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन भी सही। बाकी की बात रही बाकी का बात रहा सी वाला ऑप्शन कि 45 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ हीट लॉस जो है वो सिलेंडर के द्वारा सराउंडिंग को 2 वाट है भैया, 2 वाट थोड़ा था, 12 वाट था। 45 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो बॉडी है वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है, मतलब जो हीटर जो एनर्जी दिया होगा वो पूरा का पूरा हीट लॉस के फॉर्म में चला गया होगा, नेट हीट लॉस के फॉर्म में चला गया होगा। यानी 45 डिग्री सेल्सियस पे 12 वाट होगा, ना कि 2 वाट होगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मतलब ये मान के चलो कि आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये तो मैंने प्रीवियस ही क्वेश्चंस करवा दिया। चलिए ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि मैंने कंडक्शन से उठाया है और अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जिसका करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत भी सही होगा वो मुझे लगता है कि आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। कीजिए एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। थोड़ा सा बताना कि क्या ठीक है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क और करूंगा। सही है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना? नहीं तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस डार्क करूं, मतलब थोड़ा सा डार्क करूंगा, फिर मैं भी काला हो जाऊंगा, आप लोगों को मैं भी भूत दिखूंगा फिर। ठीक है ना, इतना आप लोगों को दिख रहा है ना? नहीं तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा डार्क चाहिए बैकग्राउंड तो मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, ब्राइटनेस घटाऊंगा। इसको ट्राई कीजिए। बेटा देखो, जो आप क्वेश्चन आप सेंड किए थे ना, तो वो क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता उतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, उसमें ये मान के चलो कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको समझाने में टाइम लगेगा, और दूसरा वो उतना रिलेवेंट है नहीं। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप पहले वो कीजिए, बाकी मुझे उतना रिलेवेंट नहीं लगा इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। थोड़ा समझिएगा, मैंने क्या बोला था कि अगर आपके क्वेश्चंस मुझे रिलेवेंट लगे कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई, तो मैं उसको जरूर लूंगा। मैंने सारे बच्चों से बोला भी था, आपको जो क्वेश्चंस लगे, जो आप में जिसमें आपको लगे कि दिस क्वेश्चन इज गुड, तो आप मुझे सेंड कीजिए। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे रिलेवेंट लगा, तुम प्रीवियस ईयर 5-6 साल के क्वेश्चंस उठा के देख लो, तुम्हें उस तरह के कभी क्वेश्चंस नहीं मिले। तो फालतू का ज्यादा ही करने के ज्यादा, मतलब हम लोग पता चला कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3-4 साल से जो ट्रेंड रह रहा है, और उससे हट के हम कुछ करें और वो चीज पता चला इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूंगा पहले जो इंपॉर्टेंट है पहले वो कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद हमें बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी प्रोस्पोन्ड होने बहुत चीजें प्रोस्पोन्ड होगी। तो आप लोग कीजिए, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं बैकग्राउंड। इससे डार्क नहीं कर सकता। इसको एक बार ट्राई कर लिया। देखो इसका ऑप्शन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये अभी पीडीएफ में आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। सॉरी। चलो ठीक है, देखते हैं। ये देखो
हीट का तो क्वेश्चन मैं इसको मानता नहीं हूं, क्योंकि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। चलो मैं दो तरीके से बताऊंगा, इनपुट आउटपुट सिमेट्री भी यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, और बाकी ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। चलो ठीक है, देखो इस तरह क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सिस्टम ऑफ रॉड इज असेंबल्ड सच दैट ईच ऑफ रॉड हैज लेंथ l। अब आप यहाँ पे ये बात मत बोलिएगा कि सर बीच वाला का जो डायगोनल टाइप का जो हो रहा है उसका लेंथ तो ज्यादा होगा, जब बोल रखा है कि भैया सब रॉड का लेंथ l मानना है तो l मानो। अपना यहाँ खोपड़ा ज्यादा ज्योमेट्री वोमेट्री लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है, मैं पहले बोल दिया आपको। तो उसके बाद बोला है और सबका क्रॉस सेक्शन एरिया S दे रखा है, और हीट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन एंड सिस्टम इज इन स्टडी स्टेट। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ए का टेम्परेचर आपको दे रखा है T है, और C का टेम्परेचर दे रखा है 2T है। तो आपको बोल रखा है जंक्शन B का टेम्परेचर क्या होगा, D का टेम्परेचर क्या होगा, इस तरीके से। तो अगर आपको याद होगा R थर्मल की जो वैल्यू होती है, अगर आपको याद होगा तो R थर्मल होता है L/KA, ठीक है। लेंथ सबका सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो R थर्मल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो मुझे लग रहा है जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर तुम ध्यान से देखो R थर्मल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो अगर मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो तुम इसको देख के बताना क्या मैं सही बना रहा हूं। इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ये हो गया R, जहां का थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा वहां का ये हो गया 2R, दिस इज 2R, दिस इज R, ये टेम्परेचर हो गया T, दिस इज 2T टेम्परेचर। अब एक बार मैच करा लो, यहां का देखो, यहां ये R तीनों R हो जाएगा, और ये भी R होगा, सॉरी 2R हो जाएगा, क्योंकि जहां का थर्मल रेजिस्ट जहां का K ज्यादा होगा, जहां का K कम होगा वहां का थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा हो, K कम वहां का थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ये आपका फाइनल फिगर बनेगा। देख लीजिए कि इन दोनों का देखो 2K दे रखा है, तो इनका मैंने क्या मान लिया कि मैंने ये मान लिया कि L/2K इंटू A को R मान लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये R हो गया तो ये इसका डबल हो जाएगा ना, ठीक है। चलो अब आपसे ये पूछा है कि इसका टेम्परेचर सारी चीजों का टेम्परेचर आपसे पूछ रखा है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर आप हीट करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो, अभी हीट करंट ऐसे करके फ्लो कर रही होगी, और टेम्परेचर को फिर अभी चेंज कर दो, तो तुम्हें दिखेगा कि जो है इसके पहले इसके क्रॉस जो इस पे जो करंट होगा और इसमें जो करंट होगा सेम होगा। अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने पर इधर 2T कर दो, इधर T कर दो, तो तुम्हें पता चलेगा इधर जो करंट होगा वो बराबर होगा। या आप इससे नहीं समझ पा रहे हो तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए, सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। अब देखो इधर क्या मानो, सपोज कर लो जैसे हम लोग हीट करंट में मानते थे, इसका मान लो Q1, इधर से हीट आई, इधर से आ गई Q2 हीट आई, और इधर से आ गई Q3 हीट आ गई। इधर से निकली है Q2 और इधर से मान लेना Q4 और इधर से Q5। तो दो इक्वेशन आपको लगेंगे और आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या लिखोगे, Q1 की वैल्यू क्या लिखोगे, तो देखो डेल्टा T अपॉन R थर्मल। तो इसमें डेल्टा T कितना हो गया, ध्यान से देखो, हीट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे कि 2T माइनस T1 अपॉन 2R प्लस क्या लिखिएगा, Q2 को क्या लिखिएगा, ध्यान से देखो हीट करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसको लिखिएगा T2 माइनस T1 अपॉन 2R, ठीक है। इसी तरीके से Q3 को क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा, मुझे जहां तक लग रहा है इसको लिखिएगा T माइनस T1 प्लस ऑफ T माइनस T1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया।
इसी तरीके से आप दूसरा इक्वेशन क्या लिखिएगा, दूसरा इक्वेशन लिखिएगा, ध्यान से देखिए, Q2 प्लस Q5 प्लस Q4 इज इक्वल्स टू 0। तो Q2 तो आपने ऑलरेडी लिख रखा है, Q2 तो है आपका T2 माइनस T1 अपॉन 2R प्लस ऑफ Q5 को क्या लिखिएगा, Q5 को लिखिएगा, देखिए हीट करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है तो इसको लिखिएगा T2 माइनस T अपॉन क्या लिखिएगा 2R प्लस ऑफ Q4 को क्या लिखिएगा, Q4 को लिखिएगा T2 माइनस 2T माइनस अपॉन R इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल T1 और T2 में दो इक्वेशन आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये मैंने नोडल लगा दिया। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है कि इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो सेम होगा, वो आता है इनपुट आउटपुट सिमेट्री के थ्रू। करके देखिएगा इनपुट आउटपुट सिमेट्री क्या होता है कि अगर आप बैटरी को रिवर्स कर दे तो करंट की डायरेक्शन जिस जिस ब्रांच में सेम होगी, और अगर जिस करंट इंटरिंग के समय और आउटलेट के समय अगर किसी ब्रांच में सेम आ रही है तो उस ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस सेम आएगा। तो इस दोनों टेम्परेचर को चेंज करोगे तो देखो ये दोनों सेम दिख रहा है आपको, तो जो यहाँ एंट्री के समय होगा और यही आउटलेट के समय होगा बराबर आपको दिखेगा। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, तो उसी के कारण इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस और इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, T माइनस T1, और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है ये। तो इससे भी आप एक इक्वेशन निकाल सकते थे, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को, उससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये तो आपका हमेशा लगेगा कि किसी भी जंक्शन का T1 T2 टेम्परेचर मान लीजिए, उसके बाद इन दो इक्वेशन लिखिए, आपका सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में नोडल एनालिसिस करते हैं। नोडल एनालिसिस के थ्रू मैक्सिमम क्वेश्चंस में सॉल्व करवाता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये तरीका आपको जरूर बताऊंगा, और आपको यही बात बोलूंगा कि आप मैक्सिमम जगह यही चीजें सॉल्व लगाइए बिना डरे, ठीक है। चलिए, तो ये आई थिंक अब आपसे हो जाएगा, आपका T1 T2 आ जाएगा। T1 T2 आ गया तो भैया यही तो आपसे पूछा है, बी और डी का पूछा है, BD आ जाएगा। तो उसके बाद रेट ऑफ हीट फ्लो BD में कितना होगा, तो इसमें आप dQ/dt लिख दीजिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन यहाँ का थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ का थर्मल रेजिस्टेंस क्या लिखिएगा, 2R लिखे हैं तो उसके लिए क्या लिखिएगा, L अपॉन K हो जाएगा यहाँ का थर्मल रेजिस्टेंस BD का। तो वहां से आप इसको लिख सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है मैं आपको ये बता दे रहा हूं। वैसे इसका आंसर ही इस PDF के नीचे लिखा हुआ है, ABC इज द आंसर। ही डी आप इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि BD में 2 दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब इसको सही, एक बार इसको ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता रखा है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, समझिएगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब ये क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस के पीछे भागते रादर देन कि हम अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर लें। जेई का प्रीवियस ईयर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक बार तोड़ मरोड़ के देख लें कि जेई असल में क्या आपसे पूछ रहा है। ये तब आपको पता चलेगा जब आप जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कीजिएगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा, नहीं जेई भाई हम जिस तरीके क्वेश्चंस करना चाहते हैं उस तरह के क्वेश्चंस तो आज तक जेई ने पूछा ही नहीं है। अब बोलेगा सर अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछा नहीं है तो पूछ सकता है। भैया तुम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखो ना,
वो किस तरह के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करता है, वो चाहता है कि आप इस तरह के कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, तो आपको क्या जरूरत है उस तरह के क्वेश्चंस को करने का जिसमें कि आपका टाइम भी लगेगा और आपका फालतू का जिसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, ना के बराबर। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि प्लीज प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व कर लीजिए। 2019-20 तक के जितने प्रीवियस ईयर में जेईई में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको जरूर सॉल्व कीजिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं, इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बस आप लोग डिफिकल्ट के चक्कर में आप लोग को जो करना चाहिए वो भी आप नहीं करते हो। आपके डीपीपीज जो मैंने खुद से बनाया है, डीपीपीज हर जगह के क्वेश्चंस को देखा, एक एनालाइज किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। मुझे एक एक डीपीपी बनाने में मिनिमम 7 से 8 दिन लगे हैं एक एक डीपीपीज को बनाने में। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जिस बच्चे ने भी डीपीपीज को अच्छे से सॉल्व किया है, खास करके मल्टीपल चॉइस और जो भी इसका मैच द कॉलम और ये है, उस डेफिनेटली उसको अंतर दिख रहा होगा कि सर हाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो मैं आपको फिर से यही बात बोलूंगा, आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर कर लीजिए और डीपीपीज जो आपको दी जा रही है उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। बस बोल रहा हूँ ना, मल्टीपल चॉइस कर लो भाई, मल्टीपल चॉइस ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ है, 15 20 25 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, कम से कम 30 40 क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे भाई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है आपकी तरीके। चलिए देखते हैं एक क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। दे रखा है कि टू एंड्स ऑफ अ रॉड is of uniform cross section area capped at temperature 3 T naught and T naught as on. Thermal conductivity varies as K is equals to alpha T where alpha is constant, T is absolute temperature. ठीक है, in steady state temperature of the middle section of rod is, आपको ये बोल रखा है कि एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द कांस्टेंट है, एक एंड का टेम्परेचर 3 T naught है, दूसरे एंड का टेम्परेचर T naught है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और वो है अल्फा इंटू टी। अल्फा कांस्टेंट है, तो आपको बोल रहा है स्टेडी स्टेट में इस रॉड के मिडिल पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा। अब देखो कहने के लिए ये क्वेश्चन है अपने आप में बहुत ज्यादा इजी है और तुम ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन को देखते ही गरियाए होगी साला, समझ रहे हो ना। फिर लेकिन जैसे आपके आंसर मुझे मिल रहे हैं सी डी बी, एक का भी आंसर सही नहीं है बेटा, एक का भी आंसर सही नहीं है। जिन लोगों ने भी आंसर इसका दिया है ना, इसका आंसर क्या है देख लो, थोड़ा सा तुम्हें भी सरप्राइज होगा क्योंकि मोर देन सफिशिएंट टाइम आप लोगों को मिला था। इसका आंसर बी दिया हुआ है आपका, किसका बी आया है, हाँ देशराज, बस एक सही किया। वो भी इसलिए सही किया है क्योंकि ये मैंने इन गधेड़ों को एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया था तो ये रट के रखा होगा, इसने सॉल्व थोड़ी किया होगा, इसने रट के रखा होगा आंसर कि इसका आंसर सर बी याद रख लिए थे तो बता दिया। तो आप भी इतना मतलब होशियार मत बनिए क्योंकि आपको पहले से ये क्वेश्चन पता था, मैंने एग्जाम में आप लोगों को दिया था, गधा। चलो, हमारे कोचिंग के तो बच्चे इतने महान महान सब है, आंसर ही याद करके रखते हैं। चलो बढ़िया है, चलो ठीक है, देखते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट याद रखो, एक साइड का टेम्परेचर कितना था 3 T नॉट और ये 2 T नॉट, 3 T नॉट और यहाँ का टेम्परेचर T नॉट। ठीक है, अब आपसे पूछा है मिडिल पॉइंट का टेम्परेचर T, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है अल्फा T। अब देखो इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है, मतलब ब्यूटी क्या है कि इस क्वेश्चन को आपको डबल बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कितना बार? 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहला इंटीग्रेशन से आपका हीट करंट आएगा या हीट करंट आएगा, दूसरे इंटीग्रेशन से आपका टेम्परेचर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेशन। तो पहले इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, मान लेते हैं यहां से टी डिस्टेंस पे, मैं जनरल तरीके से आपको बता रहा हूं, यहां से x डिस्टेंस पे गया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट के लिए हीट करंट की वैल्यू लिखा, dq/dt की वैल्यू क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, इसके लिखूंगा डेल्टा टी। अच्छा, इसका ये वाला जो एंड होगा इसका टेम्परेचर हो जाएगा T और इस वाले एंड का टेम्परेचर T माइनस dt हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, dt अपॉन R थर्मल लिखोगे तो इसको लिखोगे, देखो ध्यान से देखो तो dt अपॉन इसका R थर्मल क्या लिखोगे, अगर ध्यान से देखो तो दिस इज x
अगर आर थर्मल की वैल्यू देखी जाए तो दिस इज एल अपॉन के। एल क्या होता है? वो लेंथ जिसके थ्रू हीट फ्लो कर रही है, इस लेंथ के थ्रू, डीएक्स लेंथ के थ्रू, ठीक है, डीएक्स लेंथ के थ्रू हीट फ्लो की है तो इट इज डीएक्स अपॉन इसका जो मतलब के अपॉन के ए। तो के की वैल्यू क्या है? यहाँ पे है अल्फा टी इनटू एरिया क्या दे, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, तो ये हो गया आपका आर थर्मल की वैल्यू। इस छोटे से एलिमेंट के लिए आर थर्मल की वैल्यू हो जाएगी इसकी लेंथ, जिस लेंथ के थ्रू हीट फ्लो की है, दैट इज डीएक्स अपॉन के की वैल्यू क्या दे रखी है? अल्फा टी, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, तो ये लिखा हम लोगों ने। तो यहां से dq बाई dt की वैल्यू, अगर अच्छा एक बात बताओ, तुम सोच के बताना, अगर स्टेडी स्टेट आ चुका है तो इस पूरे रॉड में जो होगा हीट करंट कांस्टेंट होगा। अबे तुम खुद सोचो ना कि इस रॉड का हर एक एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, ये छोटा सा छुटकू सा एलिमेंट इसके बगल के छुटकू सा एलिमेंट से सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक एलिमेंट में हीट करंट, यानी करंट या हीट करंट बोल दो, दोनों सेम होता है, सेम होगा, तो सिंपल सी बात है कि dq बाई dt असल में कांस्टेंट है, तो dq बाई dt इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, तो इसको मैं क्या dq बाई dt आपको लिखूंगा तो कई लोग वेरिएबल मान लेंगे, तो इसको मैं c बोल देता हूं, तो c इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं c इनटू, अच्छा ऊपर आ गया आपका कितना, अल्फा टी इंटू dt, और पूरा का पूरा क्वांटिटी चला गया उस तरफ, और यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, c अपॉन ए, c तो हमारा dq बाई dt को हम लोगों ने लिखा है इंटू dx। ये आप लोगों को समझ में आया कि अच्छा इसमें देख लो कहीं मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी है ना? रुको एक मिनट देख लो भाई, कई बार गड़बड़ी हो जाती है, तो अल्फा टी ऊपर चला जाएगा, एरिया भी नीचे चल जाएगा, चलो ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करो, पहले पूरे के लिए अगर इसको इंटीग्रेट कर दे, मुझे पता है, ध्यान से देखना, x इज इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर दे रखा है 3T0, और देखो x इज इक्वल्स टू L पे इसका टेम्परेचर दे रखा है T0, तो यहां से आप ध्यान से देखिएगा तो c की वैल्यू आराम से आ जाएगी, दैट इज dq बाई dt। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैंने क्या बोला, ये पहली बार इंटीग्रेशन हुआ, ये कितनी बार हुआ? पहली बार इंटीग्रेशन, मतलब मेरे पास हीट करंट की वैल्यू आ जाएगी। कई बोलेंगे यहां से समझ में आया कि पहली बार इंटीग्रेट करने पर आपको हीट करंट की वैल्यू पता चल जाएगी कि पूरे में कितनी हीट करंट फ्लो कर रही है। ये समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले हाँ ना यहां तक बोलो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये तो मैंने पूरा जनरल तरीका से आपको बताया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। ठीक है, तो पहली बार बताइए c की वैल्यू आ जाएगी, यहां से c इज इक्वल्स टू जो भी आपका आएगा आ जाएगा। अच्छा अब फिर यही तरीका लगाएंगे, अब जब दूसरी बार जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, मतलब क्या लिखते हो, अब इसको लिखोगे फिर से, मान लो फिर से हमने क्या किया, अब दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे टेम्परेचर निकालने के लिए। कैसे? अगर तुम ध्यान से देखो तो वही चीज लिखेंगे, वही चीज क्या, यहां से x डिस्टेंस पे गए, एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया, उसके लिए लिखेंगे dq बाई dt इज इक्वल्स टू, जो हम लोगों ने लिखा है अभी लिखा था, dt अपॉन, याद कीजिए dx इंटू k की वैल्यू लिखा था अल्फा टी इंटू ए। अच्छा फिर इसी को इस तरीके से लिख देंगे, तो dq बाई dt तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वाले पार्ट में निकाल रखा है, जब इसको शुरुआत से लेके अंत तक इंटीग्रेट कर दिया था, इनटू, याद करो इसको हम लोगों ने c बोला था, तो इसको c लिख देते हैं, और पहले वाले पार्ट से हम लोग c निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे, ध्यान से देखो, तो दिस इज c अपॉन a इंटू dx इंटू dx इज इक्वल्स टू अल्फा टी इंटू dt। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो ध्यान से देखो, तो अब इंटीग्रेट क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर था 3T0, और x इज इक्वल्स टू L/2 पे टेम्परेचर है भैया T, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा कि टेम्परेचर T की वैल्यू क्या होगी, और C की वैल्यू ऑलरेडी हम पिछले वाले पार्ट में पूरा इंटीग्रेट करके आंसर निकाल चुके। तो मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन में आपको डबल बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यही इस क्वेश्चन की एक तरीके से बोलो तो ब्यूटी है कि भैया तुमको 2 बार इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो एक बार कमेंट करके बताना, पहली बार इंटीग्रेशन से आपका हीट करंट आएगा, दूसरी बार इंटीग्रेशन से आपका मिड पॉइंट का टेम्परेचर। अच्छा मिड पॉइंट का टेम्परेचर क्या मतलब है, जहां पे L/2 हो जाएगा वही तो मिड पॉइंट का टेम्परेचर होगा भाई, तो वही लिख दिया मैंने। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर होगा, कितने लोगों को क्लियर है? देखो यही बात है ना कि जब अच्छे सेशंस होते हैं ना, तो गधेरे सब ना प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं,
क्यों प्रेजेंट नहीं रहते? क्योंकि उनको लगता है कि ये चैप्टर ये आना ही नहीं है। चलो बढ़िया बात है, चलिए अच्छी बात है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर बी है। सेकेंड पार्ट, चलिए इसी तरह से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, इसको कीजिए। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि मैं पिछला क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाइएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाया है। इसको एक बार सॉल्व कीजिए। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका एक दूसरा उसी तरीका तरकता धरकता क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इसको सॉल्व कीजिए। बस इसमें आपसे पूछा है टेम्परेचर, एक बच्चा पूछ रहा था क्या सर याद है कि सर ग्राफ तो चलिए ठीक है बना लेंगे टी वर्सेस एक्स का, अगर हमको टेम्परेचर वर्सेस एक्स पूछ दिया, दोनों का रिलेशन याद है मुझे जब मैं क्लास ले रहा था, तो कैसे निकालेंगे? तो भैया उसका आंसर है ये क्वेश्चन, निकालिए। इसमें टी वर्सेस टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या आएगा, ये आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन कीजिए। देखो कई बच्चे तो हमको ऐसे ही गरियाते कि साला क्वेश्चन दिया होगा तो बिना मतलब इंटीग्रेशन के सॉल्व हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे ही सोच के ही बैठे रहते हैं कि साला क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ज्यादा उचकता है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत सही रहते हो कि मेरे ज्यादातर क्वेश्चन जानबूझ के मैं ऐसे पार्ट से उठाता हूँ, और मैं जब पढ़ाता भी हूँ तो मेरा ये रहता है कि इतने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस करा दो ना कि बच्चों का मन से डर ही खत्म हो जाए कि साला इंटीग्रेशन होता क्या है, आ जाओ तुम्हारी देख ले। तो इंटीग्रेशन तो आपको समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन का यूज होगा, दिस इज द हिंट। और ज्यादातर क्वेश्चंस में तुमको मिलेगा ही, मेरे ज्यादातर क्वेश्चंस में मिलेगा कि बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन। जल्दी कीजिए, इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें इसका आंसर एक ही होगा भैया, जैसे पिछले वाला का एक ही आंसर हुआ था। अरे यहाँ टेम्परेचर को क्यू से दिखा दिया है, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? इसमें इतना शर्माने की बात नहीं है। पिछला वाला क्वेश्चन हुआ है तो उसे थोड़ा चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। बट टेम्परेचर को क्यू से दिखा दिया और कुछ नहीं किया है। वहां पे अल्फा टी टेम्परेचर पे के जो था वो अल्फा टी पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ अल्फा बाई टी पे डिपेंड कर रहा है। इसमें क्या दिक्कत है भाई? जल्दी कीजिए थोड़ा सा। पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो होना चाहिए आई थिंक। क्या भाई देशराज हुआ? पिछला क्वेश्चन तो आप खुद से किए थे। रट्टूमल, इसलिए रट्टूमल बोलते हैं ना, रट लेते हैं क्वेश्चन का आंसर उसके बाद बोलते हैं ये तो क्वेश्चन नहीं दिया था आई थिंक, इसका आंसर बताइए तो जाने। ये आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, इसका ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में, तो टेंशन मत लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि
बेटा जो सेशन है उसके नीचे मिल जाएगा आप लोगों को, ऐप पे भी। अरे भाई इतने देर में हो जाना चाहिए यार, मतलब गजब के टाइम लेते हो तुम लोग। अब देखो इतने प्यार से इतने अच्छे से कराने के बाद भी सेम पेशेंट का अगर आपसे क्वेश्चन डिले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हो। तो यानी आपको रिवीजन मतलब खास करके क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने बोला आंसर डी सौरभ, ठीक है, डी मतलब आदित्य आपका भी डी आंसर, अंशु डी, गुजर सी, देशराज का सी आ रहा है। सी कैसे आ गया बे? आंसर क्या दे रखा है? डी इज द राइट आंसर। हो गया ना, बोले नहीं मतलब रट के रखा होगा हमें, मतलब कि देखो यार हमें इतना पता रहता है कौन रट्टू है कौन, मतलब ठीक। आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी आंसर सही है। चला रट्टू कहीं का। इसमें क्या करना है भाई, फिर से वही करंट निकालना है, फिर 0 से लेके x तक के लिए आपको उसको फंक्शन निकाल लेना है। क्या दिक्कत है इसमें? पता नहीं तुम्हारे क्या दिक्कत आ गई। चलो लो, अगर तुम्हें Q1 Q2 में फर्क आ रहा है तो फिर मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ। Q1 यहाँ Q2 है, टेम्परेचर को Q1 Q2 बोल दिया इसने। चलो यहाँ का टेम्परेचर T1 मान लो, अच्छा Q1 Q2 बोल रखा है, चलो वही मान के चल करते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर Q1 और यहाँ का टेम्परेचर Q2, ठीक है। इसकी लेंथ आपको दे रखी है L, ठीक है। तो यहां से x डिस्टेंस पे टेम्परेचर डेट इज Q की वैल्यू क्या होगी, और K की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू दे रखी है अल्फा बाई Q, ठीक है। ये आपको दे रखा है। चलो तो देखो पहले हम हीट करंट निकालेंगे। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, पिछले में मैंने बता रखा था हीट करंट डेट इज I या Q डॉट, मैं I ही बोल देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं लिख रहा हूं I से लिख दे रहा हूं, इसको लिख रहा हूं देखो माइनस ऑफ KA इनटू dQ बाई dt। ये समझ में आया? पिछला वाला पार्ट में ही जो लिखा था वही है भाई, dQ बाई dt जो यही तो लिखते हैं, इसको लिखते हैं ना KA dt बाई dx, ये लिखते हैं। इन दोनों को नीचे कर दो तो वही चीज आ जाएगा। तो वही चीज मैंने यहां पे भी लिखा है। तो I इज इक्वल्स टू, I तो कांस्टेंट है भैया, I इज इक्वल्स टू, और अच्छा K की वैल्यू क्या लिखोगे, अल्फा बाई Q इंटू A इंटू dQ बाई dt, ठीक है। dQ बाई dt को हीट लॉस मत मान लेना भाई, ये डेल्टा T बाई T है, ये Q टेम्परेचर है। तो देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको लिख सकता हूं I बाई A इंटू डी टी इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे ध्यान से देखो, इसको लिखोगे, अरे भाई dt नहीं है ये, सॉरी dx है, मैं भी पगला गया हूं लगता है, इंटू dx, और ये हो गया dq बाई q इंटू अल्फा। अब देखो या मान लो Q1 से जब x इज इक्वल्स टू 0 है तो टेम्परेचर है Q1, x इज इक्वल्स टू L पे टेम्परेचर है Q2। तो यहां से आपको I की वैल्यू मिल जाएगी, I की वैल्यू मिल गई तो फिर दूसरी बार जब इंटीग्रेट करोगे तो 0 से लेके x तक के लिए इंटीग्रेट करना और Q1 से Q कर देना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो I के जगह वैल्यू पुट कर देना दूसरे वाले इक्वेशन में, मतलब आप दूसरे बार जब इंटीग्रेट करोगे तो वो करना I बाई A 0 से लेके x तक के लिए और dx लिखना, और इज इक्वल्स टू दूसरी बार जब इंटीग्रेट करोगे तो ये लिखोगे अल्फा इंटू Q1 से लेके Q तक और लिखना dQ बाई Q। समझ रहे हैं मेरी बात को, dQ बाई Q। तो इसको इंटीग्रेट करना और I की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से जो कि I आएगा यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, ये आपको समझ में आना चाहिए था। ये बस वही था और इसमें बस और ज्यादा कुछ था नहीं, इसका आंसर होगा डी। चले भाई ये थर्ड वाला क्वेश्चन कीजिए। दिस इज दरकता दरकता अच्छा क्वेश्चन, आप लोग देखते कितने अच्छे से ये होता है। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन इन कंडक्शन एज वेल एज आप लोगों को याद होगा
कि फ्रीजिंग ऑफ लेक, याद करो मैंने बताया था किस तरीके से फ्रीज होता है लेक, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लेक्चर पढ़ाते समय बताया था कि ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए उठा के लेके आया हूं। देखते हैं, इसका ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को लेक्चर में बता रखा है, तो आप देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को, दिस इज गुड क्वेश्चन अपने आप में, दिस इज गुड क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए एक बार। एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तब तक मैं बैटरी चेंज कर देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बीच में 5-6 मिनट के लिए आपका बत्ती गुल होगी, मतलब स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आपको इसमें 3.5 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, जल्दी कीजिए। यही सब कट काबिल बच्चा होता है ना, इसको मैं सही से सॉल्व कर, इसलिए तेरे नंबर नहीं आते हैं जेईई एडवांस वाले एग्जाम में। फिर होता है बैठ के सर मेरे नंबर नहीं आए, बढ़िया सॉल्व करता नहीं है, उसके बाद बोलता है अपने मन से बस अच्छा सॉल्व कर। क्या चलो देखो, देखते इसका आंसर क्या दे रखा है। दो लोग बोल रहे हैं इसका आंसर 2 है। राइट आंसर व्हाट? राइट आंसर इज 6, अल्फा विल बी 6। 6 आंसर सही होगा इसका। अब आपको क्या दे रखा है देख लो गधेड़े सब, इसका आंसर 6 आएगा। गधेड़े की तरह सॉल्व करते हैं और बोलते हैं कि सर इसका क्या होगा। देखो क्या बोले का, एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, जिसमें कि वाटर फिल किए रखा है,
टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर आपको -θ डिग्री सेल्सियस दे रखा है, थीटा इज पॉजिटिव, सेल इज एक्सपोज टू एटमोस्फेयर एंड ऑल वाटर कम्स डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड देन स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम आउटर सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेल. assume cell to be cell towards the center of cell. अच्छा ठीक है, assume cell to be highly conducting if time to whole mass of water at 0 degree to freeze is time is equals to इतना, then conductivity thermal conductivity of ice is इतना. चलिए ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रखा है, सुनिएगा, क्वेश्चन ये बोल रखा है कि पहली बात तो कि एक आपका स्फेरिकल सेल दिया हुआ है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, आपका कैपिटल आर इसका रेडियस है. अब इसके अंदर पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पूरा पानी भरा हुआ है और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको -θ डिग्री सेल्सियस दे रखा है, -θ डिग्री सेल्सियस दे रखा है. ऑब्वियस सी बात है, मतलब नेगेटिव में है, -3 -4 ये आपको दे रखा है. अगर मैसेज डिलीट करने से तुम गधेरे से ना इंसान मतलब तेज में नहीं बन जाओगे, गधा रहेगा. अब आपको बोल रखा है कि जो अब देखो हुआ क्या कि आपने ये मान के चलो एक घड़ा रखा, उसको चारों तरफ से बंद कर रखा है. अब आप ऐसे ठंडे जगह पे रह रहे हो कि वहां पे पहले तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ सराउंडिंग का, तो 0 डिग्री सेल्सियस जैसे सराउंडिंग का हुआ, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया. अब जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस में गया तो क्या होगा, इसके अंदर का भी जो वाटर है वो जमना चालू होगा. अब बोल क्या रहा है आपको, जो वाटर जम रहा है ना वो इसके सरफेस से सेंटर की तरफ जम रहा है, ऐसे करके जमता हुआ जा रहा है चारों तरफ से, सेंटर से, मतलब स्फेरिकल शेप में जमना चालू होगा. कुल मिला के आपको वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, अगर स्फेरिकल शेप में जमना चालू होगा तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे बर्फ इसके अंदर जो पानी है, पूरे पानी को जमने में कितना टाइम लगा, वो टाइम का एक्सप्रेशन दे रखा है, उस टाइम के एक्सप्रेशन में नीचे अल्फा दे रखा है, तो उस अल्फा की वैल्यू क्या होगी. मतलब कुल मिला के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, पूरे अच्छे तरीके से इसको भंडार तरीके से सॉल्व करेंगे. अगर आपने वो फ्रीजिंग ऑफ आइस, लैक किस तरीके से जमता है वो वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा. चलो ठीक है, मान लेते हैं इसको. चलो ठीक है, किसी टाइम टी पर, सुनना मेरी बात को, किसी टाइम टी पर जो है, किसी टाइम टी पर इतना बर्फ जो है वो जम गया है. इसको बर्फ जो जम गया उसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं. ये ग्रीन कलर का जो है इतना बर्फ जम चुका है. आपको क्या बोला है, आउटर सरफेस से अंदर की ओर बर्फ जम रहा है. तो किसी टाइम टी पर बर्फ जम गया, मतलब ये मान के चलो कि यहां से r डिस्टेंस का, स्मॉल r डिस्टेंस पे वाटर है और ये जो आपका जो है ये कैपिटल R माइनस R डिस्टेंस का बर्फ जो है वो जम चुका है. अच्छा, ये जो बर्फ जम चुका है यानी ये आइस में कन्वर्ट हो चुका है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K दे रखा है. आपको समझ रहे हैं मेरी बात को. ठीक है, तो अब एक बात बताइए, हीट जो, अब मान लेता हूं मैं कि किसी टाइम टी पे, T इक्वल्स टू टी पे इतना बर्फ जम चुका है और dx थिकनेस का जो बर्फ है, dr थिकनेस का जो बर्फ है, ये आप इसको dr मान लीजिए, जो नया जम रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं dr, जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये जो येलो कलर से मैं जिसको दिखा रहा हूं, इसको पहले ग्रीन को हटाने दो. अब मैं ये मान रहा हूं कि dr थिकनेस का जो बर्फ है वो जम रहा, मतलब ये जो आपका येलो कलर से जो मैं दिखा रहा हूं ये आपका dr थिकनेस का बर्फ है. कितना है, dr थिकनेस का, यहां से r और फिर dr. ठीक है, ये बर्फ जम रहा है, इतना जम चुका है. कितना बर्फ जम चुका है, r माइनस x थिकनेस का बर्फ जम चुका है और dr थिकनेस की बर्फ जम रही है. अच्छा, जब ये बर्फ जमेगी तो बताओ ये कुछ एनर्जी निकालेगा, मतलब dq एनर्जी निकालेगा. अच्छा, dq एनर्जी जो निकालेगा वो कितना होगा, वो होगा dm इंटू LF. अगर यह ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा dm, जितना बर्फ जम रहा है, मास इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. समझ रहे मेरी बात को. अच्छा, इसका मास कितना होगा, मुझे लग रहा है इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर इसका वॉल्यूम की बात की जाए तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dx. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस येलो वाला पोर्शन, इंटू ये वॉल्यूम हो गया, इंटू इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू LF. दिस इज द हीट रिजेक्टेड बाय दिस येलो पोर्शन या dr पोर्शन व्हेन दिस इज फ्रीजिंग. समझ रहे हैं, जब ये फ्रीज कर रहा होगा तो इतना एनर्जी वो निकाल रहा होगा. समझ रहे हैं, और वो जाएगा किसके थ्रू, ये आइस के थ्रू ही जाके ये सराउंडिंग में जाएगा, क्योंकि जो हीट का जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होता है. ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये पूरा वाटर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे और सराउंडिंग -θ डिग्री सेल्सियस पे. तो सिंपल सी बात है, हीट का जो फ्लो होगा
उसके बीच में माइनस से और 0 के बीच में एक बैरियर कौन सा आ गया, एक आइस आ गया, तो मतलब इसके थ्रू जाएगा। अच्छा, तो मैं लिखता हूं कि हीट का जो फ्लो होगा थ्रू कंडक्शन dQ/dt वो कितना हो जाएगा भैया, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस लिखोगे 0 माइनस ऑफ माइनस थीटा डिग्री, दैट इज थीटा अपॉन आर थर्मल। अब भैया आर थर्मल कितना होगा, आर थर्मल निकालना बहुत ज्यादा आसान है, दिस इज आर थर्मल। अब आर थर्मल कैसे लिखे भैया, आर थर्मल की वैल्यू लिखना बहुत ज्यादा आसान कैसे, आप खुद सोच के बताइएगा कैसे, लॉजिकली सोच के बताना कि आप आर थर्मल कैसे लिखोगे। आर थर्मल लिखना बहुत ज्यादा आसान इसलिए है कि एक बात बताओ, एक स्फीयर है, अगर एक स्फीयर है जिसमें ए से लेके बी के बीच में कोई एक मटेरियल भरा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूं, ए से लेके बी के बीच में कोई मटेरियल भरा हुआ है, तो इसका आर थर्मल क्या होता है, ये क्या मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखाया हुआ है। तो इसका आर थर्मल मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसका आर थर्मल जो मुझे याद है, ठीक है, क्या था भाई, मैं भूला हुआ हूं, एक मिनट। इसका आर थर्मल होगा कैपिटल आर माइनस आर अपॉन 4 पाई के कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यही आ जाएगा जो कि आप लोग याद कर रखे थे, यही आएगा। तो आर थर्मल की वैल्यू ये आ जाएगी स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म में, क्योंकि ये थिकनेस आपको दे रखी है, तो कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक के बीच में कर दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आर थर्मल की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आर थर्मल की वैल्यू यहाँ रखिए, dq ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। अब टाइम को अलग तरीके से इंडिकेट कीजिएगा, टाइम को लिख लीजिएगा। देखो अब उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे dx की वैल्यू क्या लिखिएगा, ये जो सॉरी dx नहीं है, डेट इज dr, इसको dx नहीं ये dr था ना, हम लोगों ने dr थिकनेस ले रखा था ना, तो dr की वैल्यू क्या कीजिएगा, 0 से लेके कैपिटल R तक के लिए। अब आपको जमने के लिए लिखिएगा तो R और T के बीच में रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि dq को तो आप dr के टर्म में यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। तो R की वैल्यू कहां से कहां तक इंडिकेट कराइएगा, क्योंकि R यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो R को आप एक तरफ लेके आ जाइएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद लिमिट क्या बिठाइएगा, R की वैल्यू कहां से कहां तक लिखिएगा, R की वैल्यू लिखिएगा कैपिटल R से लेके, क्योंकि कैपिटल R से लेके 0 तक, और टाइम कितना लगा 0। जब कैपिटल R की जो ये R की वैल्यू कैपिटल R थी, मतलब जब R की वैल्यू कैपिटल R थी तो टाइम था भैया 0, और जब R की वैल्यू हो गई 0 तो टाइम हो गया स्मॉल t। तो ये आप लिमिट लगा दीजिएगा, समझ रहे मेरी बात को, ये लिमिट लगाइएगा, आपको आपका आंसर टाइम पता चल जाएगा, समझ रहे मेरी बात को। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद इंटीग्रेशन ही बचा हुआ है, इसके बाद और कुछ बचा हुआ नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ है। आर थर्मल की वैल्यू पुट कीजिएगा, dq की वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको निकाल दिया है, और बस लिमिट ये लिखेगा कि स्मॉल r की वैल्यू जब कैपिटल R थी तो इसका टाइम 0 था, और जब स्मॉल r की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि जब पूरा का पूरा जम चुका है, तो उस समय टाइम t लगेगा। तो इससे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। तो बताइए, मुझे और बताना पड़ेगा कि आप लोग इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन है भाई, इसके अलावा फिजिक्स अब खत्म हो जाती है, ठीक है। हाँ ना बोल लो भाई, अब बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कितने लोग सच में गलती किए थे इस क्वेश्चन में। बताओ, इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया था क्या, एक्स थिकनेस पे मान लिया था, एक्स थिकनेस ऑफ आइस जो है वो जम चुकी है, ठीक है, जम चुकी है, और dx थिकनेस की आइस जम रही है, ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। उस dx थिकनेस की आइस का मास, मतलब वो कितनी एनर्जी निकालेगा, वो जो एनर्जी निकालेगा वो आइस के थ्रू जाएगा। अच्छा, ये जो k है किसका है, ये आइस का थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था फ्रीजिंग ऑफ लेग वाले प्रॉब्लम में, तो वो देखो वो ऑलरेडी क्लास में कराया जाता है सबके। तो सिंपल सी बात है, वो तुमसे थोड़ा पूछेगा, मान लो यही इसी की जगह सिलेंड्रिकल शेप आ गया होता तो भैया वहां पे आर थर्मल चेंज हो गया होता। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहता है भाई, तुम्हें बस चेंज क्या करेगा, ये थोड़ा सा बस आपका कॉन्सेप्ट में चेंज आ गया कि आर थर्मल की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगी। चलिए ठीक है, सिलेंड्रिकल अगर बर्तन आ जाता तो फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा किस तरीके से। आर थर्मल की वैल्यू मैंने सिलेंड्रिकल बर्तन के लिए भी आप लोगों को लिखा रखा है, तो ये बात सोचिएगा। मान लेते कि आपका एक थर्मस दे दिया होता, थर्मस मतलब समझते हो ना, उसके अंदर वाटर दे दिए होते, और उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि अब वो जम रहा है, उसके अंदर की वाटर जम रही होती, तो आपको टाइम पूछ दिया होता। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता था। अब ये मत बोल देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे, ये भी आपसे पूछा जा सकता था, सब कुछ इसमें पूछा जाता था कि रेट ऑफ
हीट ट्रांसफर इनर सरफेस से आउटर सरफेस की ओर कितना होगा, आर थर्मल की वैल्यू कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा पूरे के पूरे उस सिलेंड्रिकल बर्तन में जो है वो आइस वाटर को जमने में, पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था। चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक आप लोग समझे होंगे। हाँ चलो अभी इस क्वेश्चन को करो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं, फिर भी आप लोगों से होना चाहिए। आई थिंक आई एक्सपेक्टिंग यू पीपल दैट दिस क्वेश्चन विल सॉल्व यू। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा भाई, क्या प्रॉब्लम हो जाता है बार बार। क्या हो रहा है भाई? चलो ठीक है, अब हो गया। चलिए, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। क्वेश्चंस भी आपको क्लियर तरीके से दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है। अब आपको क्या बोल रखा है, इनर सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल सेल ऑफ लेंथ, मतलब आपको एक सिलेंड्रिकल सेल दिया हुआ है जिसकी लेंथ L दे रखी है। मटेरियल ऑफ, जो आपका देखिए दो सेक्शन में बात कर रखा है, 2R से R तक के बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K दे रखी है, और जो इनर वाला है वो इनर वाला सरफेस T1 टेम्परेचर पे, आउटर सरफेस जो है वो T2 टेम्परेचर पे दे रखा है, और इनर वाला जो सरफेस है T1 वो ज्यादा है आउटर सरफेस के टेम्परेचर से, और रेडियली हीट ट्रांसफर हो रही है इनर सरफेस से आउटर सरफेस की ओर। अब आपको बोला है कि लेंथ को हमने L/2 कर दिया और आउटर रेडियस को घटा दिया। ठीक है, इनर रेडियस को इनर और आउटर रेडियस को कर दिया, आपको दे रखा है इनर रेडियस R/4 और आउटर रेडियस R कर रखा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल मतलब कभी हमने चेंज कर दिया, तो आपको बोल रखा है रेट ऑफ रेडियली हीट फ्लो जो है वो सेम रखना है। तो आपको बताना है कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी, मतलब कि n के टाइम्स हो गई होगी, तो वो n की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया, मतलब कुल मिला के हीट रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो रेडियल डायरेक्शन में उसको सेम कराना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और आप लोगों को याद होगा कि हीट का फ्लो अगर एक सिलेंड्रिकल सरफेस में इनर सरफेस से आउटर सरफेस की ओर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो याद होगा Ln। अगर आपको याद होगा तो मैं, चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी मैं बता दूंगा। तो इसका आंसर आप लोग खुद से बताइए, उसके बाद मैं
इस क्वेश्चन को बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है ज्यादा, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या दे रखा है आपको, एक सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर दे रखा है ऐसे करके, ठीक है। अगर तुमको ध्यान दिया जाए इसी तरीके से सिलेंड्रिकल, अच्छा इनर रेडियस हम लोग R1 मान लेते हैं, आउटर रेडियस R2 मान लेते हैं। तो याद कीजिए इनर सरफेस से आउटर सरफेस की ओर अगर हीट फ्लो या आउटर सरफेस से इनर सरफेस की ओर अगर हीट का फ्लो होता है तो इस केस में जो उसका R थर्मल की वैल्यू होती है वो हो जाती है ln ऑफ R2/R1 इंटू 2 L into K, where K is the thermal conductivity between the material between the space R1 to R2। ये आपका R थर्मल की वैल्यू होती है, ये आप लोगों का, ठीक है, ये आपका R थर्मल की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर ये R थर्मल की वैल्यू आप लोगों को पता है तो बस क्या करना है, दोनों केस में टेम्परेचर अगर देखो ध्यान से देखो तो Q की वैल्यू क्या होती है, ये होती है डेल्टा T बाई R थर्मल। तो दोनों केस में जो रेट ऑफ हीट फ्लो है थ्रू इनर सरफेस टू आउटर सरफेस, तो वो कितना है भैया, वो लिखोगे T1 माइनस T2 या जो भी दे रखा है आपका, क्या दे रखा है इनर का T1 दे रखा है, हाँ T1 माइनस T2 अपॉन R थर्मल। तो दोनों केस में Q को बराबर कर दीजिए, तो T1 माइनस T2 तो सेम है, तो मतलब दोनों का R थर्मल को बराबर कर दीजिए। तो दोनों का R थर्मल आप बराबर कर दीजिए, पहले केस का R थर्मल और दूसरे केस का R थर्मल दोनों को बराबर कर दीजिए। तो आपका दूसरे केस में जो यहाँ पे K दे रखा है, दूसरे केस में जो आपने K दे रखा है उसके जगह NK ले लीजिएगा और बराबर कर दीजिए, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। और इससे जो आंसर आएगा n की वैल्यू 1 आ जाएगी, सॉरी n की वैल्यू 4 आ जाएगी, n की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। बस दोनों केस के R थर्मल को इक्वेट कराना है और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ दूसरे केस में जो K लीजिएगा उसके जगह NK ले लीजिएगा तो आपका n की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि दूसरे केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको हम लोग NK ले लिए हैं, तो उस n की वैल्यू क्या होगी जिससे कि हीट का रेट ऑफ हीट फ्लो जो है दो तरफ सेम हो जाए। तो सिंपल सी बात है, दोनों का R थर्मल आपको सेम करवाना था और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक 4 आता है, इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 4, हाँ सही है 4 इसका आंसर होगा, 4 विल बी द आंसर। चलिए अब सेकंड पार्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये रेडिएशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। रेडिएशन का क्वेश्चन है, इसको अच्छा एक रेडिएशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपसे होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब 1 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होना चाहिए। आपको दे रखा है कि दो आइडेंटिकल बॉडी ए एंड बी है, लेकिन दोनों का एमिसिविटी सेम नहीं दे रखा है। प्लेस्ड इन अ सेम इनक्लोजर, मतलब कि सेम आप ये मान सकते हो कि सराउंडिंग पे रखा हुआ है, इनक्लोजर मतलब ये जिससे वो ढका हुआ होगा, सेम इनक्लोजर पे रखा है। टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी आर सेम, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए एंड बी एंड द इनक्लोजर आर सेम एंड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रह रहा है। तो आपको बोला जा रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं उसके बारे में,
ठीक है, चलिए कीजिए इसको। एक पार्ट और मैं लूंगा, मतलब एक और हीट 1 पे एक और क्वेश्चंस की सीरीज लूंगा, मतलब मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हीट 1 के क्वेश्चंस की सीरीज पे ही होगा, ठीक है, तो उस पे बेस्ड ही होगा, देखते हैं हम लोग। और बाकी हीट 1 पे बेस्ड मतलब ये मान के चलो कि वो मेनली रेडिएशन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं उसमें पिक करूंगा, उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये मान के चलिए कि अगला जो मतलब क्वेश्चन सेशन, डिस्कशन सेशन जो रहेगा वो हमारा इससे भी अच्छे क्वालिटी का रहेगा, मतलब इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। देशराज ABCD, नवीन ABCD, ठीक है, देखेंगे। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। बहुत बढ़िया, इसका जो आंसर होगा दिस इज ABCD, या ABCD इज द करेक्ट आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ABCD सही है। बाकी आप लोगों से इतना जल्दी होना चाहिए यार, बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोग क्यों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग पता नहीं क्यों मतलब अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। अब देखो डिपेंड इस चीज पे भी करता है, देखो दो तरह की बातें होती है, बात याद रखना, मेरे लिए ही अप्लीकेबल नहीं होती है, हर एक टीचर पे अप्लीकेबल होती है। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे और एक अगर अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे, अगर उसको लग जाएगा कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो और चीजों को ग्रेप कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो टीचर कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको बताए। लेकिन जब आप जानबूझ के, जब आप ऐसा कीजिएगा, जब आप जानबूझ के इजी इजी क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा, तो सिंपल सी बात है टीचर के दिमाग में आएगा भाई जब इतने इजी क्वेश्चंस जब इनसे ना हो रहे हैं तो हाई लेवल के क्वेश्चंस कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर इनको और भी नहीं समझ में आने वाला। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मतलब उस लेवल के नहीं हो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो अभी उतना सफिशिएंट नहीं है, और आपको मेहनत करने की जरूरत है, और आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। क्वेश्चंस कीजिए, जो डीपीपी दिया हुआ उसको कर लीजिए पूरा का पूरा, प्रीवियस ईयर कर लीजिए। अब कई लोगों को दिमाग खराब रहता है क्या कहाँ से करे, अबे भैया बोल तो रखा हूँ प्रीवियस ईयर और डीपीपी कर लो, काफी है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं आपको क्या बोल रखा है, ध्यान से देखो कि टू आइडेंटिकल बॉडी है ए बी, और जिसका सब कुछ सेम होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन इमिसिविटी सेम दे नहीं रखा है। तो बोल रखा है कि सारा चीज हीट एब्जॉर्प्शन, हीट इमिशन दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, सारा चीज आपसे बोल रखा है। देखो अगर ए और बी बॉडी सेम इनक्लोजर, मतलब मान लो कि इनक्लोजर इस तरह का में रखा हुआ है, दिस इज ए दिस इज बी, इसका टेम्परेचर मान लो टी ए और इसका टेम्परेचर टी बी। अच्छा टेम्परेचर सेम दे रखा है क्या, प्लीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए एंड बी आर सेम, ठीक है, ए बी एंड इनक्लोजर आर कांस्टेंट, ठीक है। अब मान लो इसका टेम्परेचर अगर टी बी, मान लो इसका टेम्परेचर दोनों का सेम ही दे रखा है और इसका टेम्परेचर मान लो T1 दे रखा है, कुछ भी मान सकते हो। तो अगर तुम रेट ऑफ हीट लॉस इसका बोलोगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर रेट ऑफ हीट लॉस की बात करोगे तो या इमिशन रेट की बात करोगे तो ये हो जाएगा ई ए सिग्मा ए टी ए की टी की पावर 4, मतलब माने इसको मान लिया टेम्परेचर दोनों सेम टेम्परेचर पे टी, अगर इसकी मानोगे तो ई बी सिग्मा ए टी की पावर 4, तो ये इमिशन रेट हो गया। अच्छा एब्जॉर्प्शन रेट कितना हो जाएगा इसका, एब्जॉर्प्शन रेट हो जाएगा ई सिग्मा ए। अच्छा इंक्लोजर का टेम्परेचर T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 मैंने मान लिया टी की पावर 4। अच्छा इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका भी रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EB, क्योंकि आपको पता होगा एब्जॉर्बिटी इज इक्वल टू इमिसिविटी होता है। एब्जॉर्बिटी इज इक्वल टू इमिसिविटी होता है। तो देखिए ए बॉडी का मैंने रेट ऑफ इमिशन रेट लिख लिया ई ए सिग्मा ए टी की पावर 4, वेयर टी इज द सरफेस टेम्परेचर, ए इज द सरफेस एरिया और ई इज द इमिसिविटी ऑफ बॉडी ए। इसी तरीके से इस बॉडी का लिखा, इसका रेट ऑफ इमिशन रेट मैंने लिख दिया ई ए
सिग्मा ए टी की 1 की पावर 4 वेयर T1 इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, और इसका लिखा है EB इंटू सिग्मा ए T1 की पावर 4, ठीक है, और कांस्टेंट रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि सभी चीज कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये बराबर ये चीजें, ये सब सारी चीजें चेंज नहीं होने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, रेट ऑफ इमिशन ऑफ बॉडी ए एंड बी बराबर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि E बराबर EB नहीं है। क्या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए और बी बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो इनक्लोजर में भरे आपने सेम रखा है, E और EB बराबर नहीं है, तो सिंपल सी बात नहीं होगा। अच्छा अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बराबर हो जाएगा तो मोर एब्जॉर्ब कर रहा होगा देन बी, सही बात है, जिसका इमिसिविटी ज्यादा होगा वो उसका एब्जॉर्बिटी भी उतना ज्यादा होगा। याद कीजिए एब्जॉर्बिटी इज इक्वल्स टू इमिसिविटी भी होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका अगर इमिसिविटी बॉडी ए इमिट्स लेस देन बॉडी बी, अगर इमिसिविटी ऑफ बी बॉडी ज्यादा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि बॉडी बी जो है वो ज्यादा इमिट कर रहा होगा इन कंपेयर टू बी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए ये आपका जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। जेईई एडवांस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में भी दिया था अपने ऑफलाइन कोचिंग के बच्चों को, तो देखते कितने सही होते हैं कितने लोगों से। ट्राई करो इसको। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिर क्वेश्चंस का रहेगा, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बात याद रखिएगा, उसके लिए रेडी रहिएगा। जल्दी से ट्राई करो इसको। Two identical metallic sheets each behave like a black body are kept parallel to each other with a small separation between in vacuum. Thermal energy is generated at a constant rate P in one of the sheet by passing electricity in it. In steady state, temperature of other sheet is found to be constant at 300 Kelvin. Find the value of P. ओके चलिए, कीजिए इस क्वेश्चन को। इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन चलिए ठीक है, देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखते हैं आप लोगों से कितना बनता है ये क्वेश्चन। हुआ
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर आपको होगा वो आपका दे रखा है ए पार्ट, मतलब 3 किलोवाट इसका आंसर होगा, 3 किलोवाट। आंसर ए इज करेक्ट। अब पता नहीं आप लोगों से सॉल्व क्यों नहीं हुआ, पता नहीं इस तरह क्वेश्चन, जबकि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को करा रखा था। थोड़ा सा क्वेश्चंस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, आप लोग बस मतलब कि उसमें निपट जाते हो आधा, ये चीज अच्छी नहीं लगती है। अच्छे से सोचा करो थोड़ा सा क्वेश्चन को, बिना सोचे समझे आप लोग मतलब कि देखो ये सीट 1 है, ये सीट 2 है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। अब इसमें क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पार्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये पावर P जनरेट कर रहा है, मतलब इसके अंदर पावर P जनरेट हो रहा है। और ये ऑब्वियस सी बात है, जिसके इसका दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं मतलब T1 है और बगल वाले का टेम्परेचर जो T2 है। अब आपको बोल रखा है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो P की इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, अगर इसका भी टेम्परेचर क्या बोल रखा है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं कि 2 आइडेंटिकल मेटल शीट ईच बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी है केप्ट पैरेलल टू ईच अदर विद अ स्मॉल सेपरेशन, वैक्यूम पे रखा हुआ है, वैक्यूम पे रखा हुआ है, और थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड एट कांस्टेंट P in one of the sheet passing through it. In steady state temperature of other sheet is found to be constant at 300 Kelvin. Then find the value of P in kilowatt. समझ रहे हैं मेरी बात को, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, इसका किसी एक इंस्टेंट पे टेम्परेचर T मान लीजिए और जिसका टेम्परेचर T2 है, आपको कांस्टेंट दे रखा। अगर P पावर ये सप्लाई कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इस P पावर की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखना, अगर ये P पावर सप्लाई कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ इमिट कर रहा होगा, कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो ये इमिट क्या कर रहा होगा, खुद के टेम्परेचर के कारण इमिट कर रहा होगा। अच्छा, मान लीजिए शीट का इस तरफ का एरिया A है, इस तरफ का एरिया A दे रखा है, तो ये इमिट कैसे करेगा, इस तरीके से। तो ये कितना इमिट करेगा, ये होगा 2। अगर ध्यान से देखो तो E की वैल्यू तो 1 होगी क्योंकि इमिसिविटी 1 दे रखा है। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2A, क्योंकि दो तो अगर ये इमिट करेगा तो दोनों तरफ से करेगा, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा। 2A सिग्मा T1 की पावर 4, ये हो गया, इतना इमिट कर रहा है। अच्छा, एब्जॉर्ब किसके कारण कर रहा है, इसके कारण कर रहा है। और एब्जॉर्ब किधर से करेगा, इसी साइड से करेगा ना, इस साइड से करेगा। तो बताइए इस और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वो हो जाएगा A सिग्मा T2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा पावर की वैल्यू, मतलब जो पावर आप हम इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रिकली, इसको हीट करके, वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, ये जितना इमिट कर रहा होगा माइनस एब्जॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा स्टेडी स्टेट में। यही तो होता है भैया, ये आप लोगों को याद होगा। नेट पावर सप्लाई टू एनी इंस्ट्रूमेंट, अगर याद कीजिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन की बात की थी, तो अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, जितना ये इमिट करेगा माइनस एब्जॉर्प्शन, ये बड़ा हमेशा पी जितना पावर सप्लाई है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला, अब इसके लिए लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका इमिशन इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्शन होने वाला है, यानी इसका इमिशन इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्शन होने वाला है इसका। अच्छा, ये इमिट कितना करेगा, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो वो करेगा 2A एरिया से इमिट करेगा इनटू सिग्मा, और इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, T2 दे रखा है, तो T2 की पावर 4। अच्छा, ये T2 दे रखा है 300 केल्विन पर, मतलब ये है 300 की पावर 4 इज इक्वल्स टू। अच्छा, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कितना लिखोगे, अगर तुम ध्यान से देखो तो एब्जॉर्प्शन क्या लिखोगे, एब्जॉर्प्शन ओनली इसी वाले सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा, इधर वाले सरफेस से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वो होगा आपका A सिग्मा T1 की पावर 4। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब देखिए अब आपको इसकी वैल्यू आपको पता है, एरिया दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो आप क्या कर लीजिए कि इसके जगह पे इसको पुट कर दीजिए। समझ रहे हैं, T2 की वैल्यू तो आपको दे रखी है, T2 की वैल्यू आपको दे रखी है 300, ठीक है। तो यहाँ पे आप 300 पुट कर दीजिए। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो T1 के जगह आप इसको पुट कर दीजिए, A सिग्मा T1 की पावर 4 के जगह इसको पुट कर दीजिए और उससे इसको माइनस कर दीजिए, और सारी चीजों की वैल्यू आपको दे रखी है, सिग्मा दे रखा है, एरिया दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, तो उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो P की वैल्यू आपको आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो T1 की वैल्यू A सिग्मा T1 की पावर 4 की वैल्यू आप इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे, उसको माइनस कर दीजिए, उसके बाद सारी चीजों की वैल्यू आपको दे रखी है, A दे रखा, सिग्मा दे रखा, T2 तो ऑलरेडी यहाँ पे आप पुट कर ही सकते, 300 ही दे रखा है, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं इसके स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर कंडीशन लिख दिया कि जितना भी इसको पावर सप्लाई किया जा रहा होगा
वो उसके इमिशन माइनस एब्जॉर्प्शन के बराबर होगा। तो वही चीज मैंने लिखा है। ये P जो है इसका इमिशन माइनस, और ये इसके लिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो इससे आप लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन इन रेडिएशन। रेडिएशन का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑलरेडी करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कीजिए। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। मैं ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सारे ग्रुप आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ अभी। ठीक है, और इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे आप लोगों के लिए, तो इस 10 क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। सभी के नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब ट्राई कर लीजिएगा एक बार आप लोग। तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए। ऑलरेडी मैंने ग्रुप में आपको शेयर कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन मैं आप ही लोगों के लिए छोड़ूंगा, विंग्स लॉ से रिलेटेड है और ये 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मैं करवाऊंगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बस दे दिया है कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप लोगों को एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, और आप खुद देखोगे कि कितना इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2015 में। जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन ऑफ रेडिएशन। इसका आंसर कितना आएगा? गधेरे की तरह करते हो क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ज्यादा। कभी तुम लोग हीरो बनते रहते हो। हमारे ऑफलाइन कोचिंग की बच्चों की बात कर रहा हूँ, हीरो बनते रहते हो कि सर रेडिएशन, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, ये सबसे तो क्वेश्चन बन ही जाएंगे। हो गए ना तुम्हारे, लग गए ना लंका। बेटा मैंने क्या बोला, एडवांस के लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो प्रीवियस ईयर प्लस डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, काफी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व कर लीजिए। आपके लिए ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एससी वर्मा का जो लेवल है वो जेई एडवांस से थोड़ा नीचे आता है और मेन से थोड़ा ऊपर आता है, तो आप अगर उसी लेवल पे रहना चाहते हो तो वो अलग बात है।
बहुत सारे क्वेश्चन यही एससी वर्मा के ऐसे होते हैं जो एडवांस के लेवल के हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि एडवांस के लेवल के नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, तो इसलिए मैं उनको लेवल को मिडिल में मानता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, एक प्लेनेट है जिसकी एवरेज डिस्टेंस डी है फ्रॉम द सन, मतलब ये मान के चलो कि एक प्लेनेट है जो कि सन से डी डिस्टेंस पे है, और इसका एवरेज टेम्परेचर जो है, मतलब कि इस प्लेनेट का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि टी के बराबर है, मतलब कि जो प्लेनेट का जो टेम्परेचर है वो टी मान लो कांस्टेंट रह रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसको एज्यूम कर सकते हैं कि प्लेनेट जितनी एनर्जी, हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो प्लेनेट जो है वो ओनली जो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो सन से कर रहा है, और जो प्लेनेट जो है वो एनर्जी जो लूज कर रहा है वो इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस कर रहा है। ठीक है, आपको एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना, मतलब ये मानना है कि मतलब एटमॉस्फेयर है उस प्लेनेट में, तो कुछ रेडिएशंस के मतलब सन से जो एनर्जी आ रही होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये सब सारी चीजों को नेग्लेक्ट करना है। तो आपसे बोला जा रहा है कि पावर ऑफ सन टू बी एज्यूम कांस्टेंट, तो आपको बोला जा रहा है कि जो इस प्लेनेट का जो टेम्परेचर टी है वो डिस्टेंस के कितने के पावर के बराबर होगा अगर टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेनेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट, सोलर कांस्टेंट। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा कि सोलर कांस्टेंट से ये क्वेश्चन किस तरीके से रिलेटेड है। अब समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। अब अगर इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है, सुनना, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सन है, उससे मान लो डी डिस्टेंस पे एक प्लेनेट दे रखा है। अब इस प्लेनेट का जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रह रहा है, तो कांस्टेंट रह रहा है। अच्छा, ये जो प्लेनेट है जो एनर्जी पा रहा है वो ओनली सन से पा रहा है, किससे पा रहा है, सन से पा रहा है, और ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा ये इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस करेगा। तो एक बात बताओ, होगा क्या अगर इस प्लेनेट का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये सन से जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ये सन से जितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है इज इक्वल्स टू द रेडिएशन, ये जितनी इमिट कर रहा है उसके बराबर हो जाएगा। मतलब एनर्जी रिसीव बाय द प्लेनेट थ्रू द सन इज इक्वल्स टू एनर्जी रेडिएटेड बाय द प्लेनेट इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। बस यही चीज आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, यही आपको करना है। तो देखो ध्यान से देखो, तो ये कितनी एनर्जी रिसीव करेगा, ये तो आपको डायरेक्टली मैंने क्लास में करके बताया हुआ है, मतलब थ्योरी में आपको करके बताया हुआ कि ये पर सेकंड कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो सन पर सेकंड कितनी एनर्जी निकाल रहा होगा, वो होगा ई की वैल्यू को चलो 1 मान लेते हैं, सन की ई 1 होता है, तो इसको लिखते हैं ई ए सिग्मा, मतलब ए सिग्मा टी की पावर 4, मतलब सन की जो टेम्परेचर है उसको टीएस मान लेते हैं, टी की पावर 4। अच्छा, ये एनर्जी जो है डी डिस्टेंस के स्फीयर पे इमिट हो गई होगी, तो मतलब कि इस पॉइंट के पर यूनिट एरिया पे जो एनर्जी कितनी होगी, ए सिग्मा टी एस की पावर 4 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, कितना 4 पाई डी स्क्वायर, इतने के बराबर हो जाएगी। अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया कि डी डिस्टेंस पे एक तरीके से इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये प्लेनेट कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है अगर इस प्लेनेट का रेडियस स्मॉल आर मान लेते हो, कैपिटल आर मान लेते हो, तो ये कितनी एनर्जी रिसीव करेगा, तो ये जो प्लेनेट है पर सेकेंड जो एनर्जी रिसीव करेगा ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ए सिग्मा टी एस की पावर 4 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर इंटू व्हाट, इसका जो एरिया हो जाएगा, इसका सॉरी इसका जो रेडियस के बराबर 4 पाई, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इतनी एनर्जी तो ये रिसीव कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिशन की बराबर, इमिशन कितना लोगे, इमिशन की जो वैल्यू हो जाएगी, इमिशन की वैल्यू कितना लोगे, इमिशन ये कर रहा होगा, अगर ध्यान से देखो तो ये अपने इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, टी दे रखा है, तो इसकी इमिशन की वैल्यू लिखोगे ए सिग्मा टी की पावर 4 इंटू, अच्छा ए की वैल्यू कितना दे रखा है, इसका ए की वैल्यू इसका दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिशन लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यही कर रखा होगा आप लोगों ने आई थिंक। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हो जाएगा।
अरे वो हो जाएगा ना, टीएस कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है भाई, इसका सन का एरिया अगर तुम लिखना चाहो तो वो तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D की पावर हाफ के बराबर हो जाएगा। तो यहां से D की पावर -½ होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको अगर ऐसे भी कर सकते थे, सोलर कांस्टेंट इसका πr², ये कल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहां से ये आ जाता और उसके बाद फिर आपको एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिशन करवाना था, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाता। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। अगर कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो ऑलरेडी आप ये कर सकते हो। इसमें बस क्वेश्चन को देखते ही बात दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये एनर्जी रिसीव कर रहा है सन के द्वारा और इमिट कर रहा है रेडिएशन के द्वारा। अगर इस प्लेनेट का टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका मतलब है जितना ये एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट भी करेगा। तो वही चीज लगाना है, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिशन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कैसे लगाओगे? सोलर कॉन्सेप्ट वाले सोलर कॉन्सेप्ट में सोलर कांस्टेंट वाले जो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता रखा था, ये एब्जॉर्ब कितना करेगा, सोलर कांस्टेंट इनटू इसका प्रोजेक्टेड एरिया। अच्छा, इस स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा πr², सोलर कांस्टेंट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। यहां से हम लोग ये इतनी एनर्जी रिसीव करेगा पर सेकेंड। अच्छा, उसको बराबर कर दिया इमिशन के बराबर, तो हो गया। ठीक है, चलिए। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा माइनस दे रखा था तो ऑब्वियस सी बात है माइनस आपको कंसीडर नहीं करना था, हाफ डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, दिस इज लास्ट क्वेश्चन और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका क्या दे रखा है? स्फेरिकल ब्लैक बॉडी इमिशन है। एक का जो रेडियस है, वो एक का रेडियस जो है अगर r मानोगे तो उसका 400 टाइम्स जो है b का रेडियस है। मतलब समझ रहे हो, रेडियस का आपको रेशियो दे रखा, मतलब एरिया आपको पता दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रखा है? b एंड a इमिट्स मोर। अच्छा, इमिसिव पावर जो है, पावर का जो इमिशन हो रहा है उसका भी टाइम्स दे रखा है, तो a/b वेयर a इज द पीक वैल्यू। अच्छा, आपको एक बात पता होगा कि सिग्मा m, याद करो हम लोगों ने विंग्स लॉ में पढ़ा था, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, सिग्मा m क्या होता था? वो पीक वैल्यू, मतलब कि वो वैल्यू ऑफ रेडिएशन जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, वेयर T इज द सरफेस टेम्परेचर। अच्छा, T को आप किससे रिलेट कर सकते हो? T को आप Q से रिलेट कर सकते हो। Q क्या है? रेट ऑफ इमिशन। ये जो आपको दे रखा है पावर, इमिसिव पावर से आप रिलेट कर सकते हो। तो मतलब इमिसिव पावर का रेट दे रखा है, कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर का रेशियो भी दे रखा है, तो आप बस रेशियो खेलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपको पता है। अच्छा, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? EA सिग्मा T की पावर 4। अब थोड़ा सा सोचिएगा, आपको सारी चीजें ऑलरेडी आपको दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, Q1 और QA का रेशियो आपको दे रखा है, Q1 और QB का रेशियो दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है? एरिया का भी रेशियो दे रखा है भैया, एरिया का भी रेशियो दे रखा है, क्योंकि अगर रेडियस दे रखा है तो एरिया का भी रेशियो दे रखा है। तो यहां से आप T1 TA/TB का रेशियो आपको निकालना है, क्योंकि जो कि आपका इसके बराबर होगा, वो आप देख लीजिएगा। समझ रहे? रेशियो खेलना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुल मिला के हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। उस 10 क्वेश्चन में कुछ अच्छे वैरायटी के भी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग जो ये 2 चैप्टर है जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो रेडिएशन से, कि भैया रेडिएशन से क्वेश्चन आया तो इसका मतलब है कि छोड़ देना, तो नहीं छोड़ना है। अगले पार्ट में मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी लूंगा, तो उसके लिए रेडी रहिएगा और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपके थ्योरी पार्ट भी क्लियर हो जाए और साथ साथ थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग हो जाओ और कैलकुलेशन भी अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग हमारा पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लीजिए बैठ के, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। थैंक यू। जो भी दिक्कत आए पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।